इस बात में जो अभी बोले आप, एक बहुत खास बात बोले जिसको मैं नोट कर रहा था जी कि ये चुनाव के टाइम में जो फिजूल के खर्चे के बाद यानी कि मुर्गा दारू ये सब जो होता है करप्शन इधर उधर करने वाला, अगर जनता मुझे बनाती है तो वो तमाम जितने भी कंटेंट हैं वो सब लोग मेरी गलती ढूंढने में लग जाएं कि छोटू कहाँ गलती कर रहा है। अगर आपने एक भी गलती मेरी दिखा दी प्रूव करके कि ये आपने गलती, या आपने भ्रष्टाचार किया, या आपने घुसपैठी की है, रिश्वतखोरी की है, मैं उस दिन इस्तीफा दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। आज हम एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एक मुखिया प्रत्याशी जो है उनके बारे में आज पॉडकास्ट करेंगे, उनके विचार को आप लोगों के बीच पहुंचाएंगे। वह शख्स जो परिचय के मोहताज नहीं है, चलिए उन्हीं से हम आपको डायरेक्टली मिलाते हैं। चलिए, ये है हमारे परशुरामपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी छोटू यादव जी। चलिए आज इनका हम लोग विचार करें। सबसे पहले छोटू जी, आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम छोटू यादव है और मैं परशुरामपुर पंचायत का निवासी हूँ। जैसा कि शुरू से ही है मेरा जो है जनता के प्रति एक लड़ने की जो इच्छा होती है वो रही है, और मैं इसी को विस्तार करने के लिए और साथ ही मजबूती से आवाज़ उठाने के लिए जो है कुछ एक्स्ट्रा करने जा रहा हूँ। और मेरा मानना यह है कि जनता को पसंद भी आएगी और जनता जो है पसंद भी करेगी हमें यहाँ की जो परशुरामपुर की जनता है, और मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। जी तो चलिए छोटू जी, धन्यवाद। चलिए आगे हम लोग सवालों की ओर चलते हैं। जी। सबसे पहला सवाल है, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का? देखिए, चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, एक जो चाह होती है आदमी मतलब किसी इंसान में कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम मुखिया बनेंगे, वो चाह नहीं है। चुनाव लड़ने का जो मेरा उद्देश्य है कि हम लोग भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से ऊब चुके हैं, ठीक है, और मेरा पूरा मानना है कि यहाँ की जनता भी जो है वो भी ऊब चुकी है, और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ाई हुई है, और इसको ठीक करना ही मेरा उद्देश्य है। जी, तो चलिए, अच्छा आपके अनुसार, आपके नज़र में, आप इस पंचायत यानी परशुरामपुर पंचायत की 3 बड़ी समस्याएं आप बताइए कि कौन सी आपको लगता है कि ये 3 चीज बहुत बड़ी समस्या है इस पंचायत की? जी, सबसे बड़ी समस्या 3 जो है, 3 क्या बहुत सारी समस्याएं हैं। हम बस मुख्य रूप से आपको 3 मुख्य रूप से मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, मेरा सबसे जो ठोस मुद्दा है, और वाकई ये ठोस होना भी चाहिए क्योंकि ये भविष्य की जो है बात है, बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल में प्राइवेट जैसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। क्या सरकार कोई कमी दे रही है? जी नहीं। किसी उपकरण की कमी है वहाँ पर? सारा जो डिजिटल चीजें वहाँ पर लगी, जो भी आज के जमाने के हिसाब से होना चाहिए, तमाम चीजें, तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर जो उपलब्ध है। लेकिन अगर इतना सब होने के बावजूद भी ये ढिलाई अगर चल रही है और टीचर्स जो है बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर ये समस्या है। यानी कि मुख्य रूप से आप सबसे बड़ी समस्या आप शिक्षा की व्यवस्था को देखते जी, मैं शिक्षा को सबसे पहले मजबूत आप करूंगा। दूसरी समस्या क्या देखते हैं इस पंचायत में? दूसरी समस्या है कि आज हमारे यहाँ के युवा या कोई भी बुजुर्ग या वृद्ध व्यक्ति, कोई भी आप चले जाइए अपने अंचल कार्यालय, तो बिना रुपए के आपका एक भी काम वहाँ पर होने वाला नहीं है। मेरा पूछना है, मैं तमाम जनता से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये ऐसा क्यों है, उसमें सुधार क्यों नहीं हो सकता है? तो दूसरा मुद्दा आपका हो गया, दूसरा फाइनल समस्या कि ये जो पंचायत लेवल पे जो भ्रष्टाचार है उनको समाप्त करना। जी, आप तीसरी समस्या बताइए। तीसरी समस्या मेरी ये है कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं, मैं कई सालों से देख रहा हूँ, मैं इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी को डायरेक्टली अगर बोलूँगा तो ये यहाँ पर ठीक भी नहीं होगा, और किसी को ऐसा लगे कि मुझे अपमानित कर रहे हैं, तो मैं इनडायरेक्टली ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी योजना है तो हमें आपस में पहले ये विचार करना चाहिए कि हमारे बीच जितने समाज के लोग हैं, इसमें से कौन उसका असली हकदार है, ठीक है, तो उसको उस योजना का लाभ दिलाना चाहिए। ना कि जो लोग अच्छे खासे लोग हैं हमारे यहाँ पर, वो 4 लोगों को देख सकते हैं, उन लोगों को इस योजनाओं की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है,
और हम लोग इसको खत्म करेंगे। यानी कि तीसरी आपके नजर में सबसे बड़ी समस्या है पारदर्शिता और सहभागिता। बिल्कुल, हाँ। यानी कि योजना में पारदर्शिता नहीं है और सबकी सहभागिता भी जी नहीं है। ये की अच्छा, मान लीजिए आप एक मिनट के लिए कि आपको जनता मान ले, आपको जनता चुन ले, आपको सरकार में ला दे, आपको मुखिया पद पे ला दे जी, तो आप जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम मैं यही करूंगा कि जितने टीचर्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी प्राथमिकता है शिक्षा को बढ़ावा देना। पहली प्राथमिकता मेरी होगी कि एक तो स्कूल को ठीक करना है, वहाँ पर जो भी मेन्यू के हिसाब से खाना बन रहा है या मेन्यू के हिसाब से सरकार दे रही, वो चीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, उसको मैं ठीक करूँगा। और स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है यहाँ पर वो गड़बड़ाई हुई है, मैं कोशिश करूँगा कि जो प्राइवेट लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक पर जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, वहाँ हजारों हजार जो लोग खर्च कर रहे हैं वो खर्च ना हो और सरकारी जो सुविधा का है पूरा लाभ मिले यहाँ पर स्वास्थ्य के जो है समस्या में। यानी कि आप सबसे पहला टारगेट करेंगे शिक्षा को बहुत जल्दी से, उसके बाद आप स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, फिर आगे के और समस्याओं पे आप धीरे धीरे ध्यान देने वाले हैं। तो चलिए, एक जनता का सवाल है जो हमारे बीच आया है, वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल जी, जनता का सवाल है, जो सड़क है, नाली है, पानी की समस्या है, ये जो अभी समस्या है वर्तमान में, इस समस्या को आप कैसे सुधार करेंगे या कैसे आप देखते हैं इस समस्या को? देखिए, काफ़ी सरल क्वेश्चन है और काफ़ी इसका जवाब भी जो है वो काफ़ी सरल है। मेरा मानना यह है कि सरकार उतना एस्टिमेट देती है कि अगर हम उसका 100% अगर उस काम में यूज करेंगे, उस काम को हमको फिर से 20 साल छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये बात तो है, सरकार तो खैर पैसा बहुत देती है इसके, ठीक है, लेकिन वो अगर यहाँ पर नहीं हो पा रहा है तो हम उसको बिल्कुल जो है 100 में 100% उस काम को इतने मजबूती से करेंगे कि उसको फिर से हमें देखने की जरूरत ही ना पड़े, ना वो कल के लिए मेरे लिए समस्या खड़ी हो। चलिए, ये तो आपकी समस्या हो गया कि सड़क नाली, और इसमें आपने यही बताया कि जितने भी सरकार की योजनाएं, जितना भी पैसा अलॉटमेंट होता है, उन सारे अलॉटमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगा के उसको निर्माण कार्य में लगा। चलिए, अगला है सवाल आपका, ये किसानों के लिए सवाल है कि आप किसानों के लिए कुछ क्या करेंगे, कुछ नया क्या करेंगे आप किसानों के लिए, अगर आप आते हैं सत्ता में मान लेते हैं तो? देखिए, बेसिकली यहाँ पर जो है किसानों पर किसी का ध्यान नहीं है जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे परशुरामपुर पंचायत के पहले जो पूर्व पैक्स अध्यक्ष थे, जी जी जी, जो भी थे, ठीक है, XYZ हम कहेंगे उसको, आप बोल सकते कोई या आप सीधा कहेंगे हमारे अशोक यादव थे, और फिलहाल में जो नए बने हुए हैं विभूति बाबू जो बने हुए। जी जी जी, वो जानते हैं। तो जब जो सरकारी ट्रैक्टर दिया गया था, वो अगर अशोक बाबू के घर से उठ करके अगर विभूति बाबू के घर पर चला आता है, तो इसका मतलब है वो सीधा सीधा जो है किसानों की सेवा के लिए दिया गया। ये बात तो है, जो उपकरण है, जो उपकरण है किसान, लेकिन उससे किसान का सेवा नहीं किया जा रहा है, ये भी मैं देख रहा हूँ। और हद तक वो करने की कोशिश करते हैं, मैं मानता हूँ बहुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और समय पर जो है हमारे यहाँ पर खाद का जो रेट है वो 350 का बोरा, 350 में कौन कर दिया, नहीं 268 रुपए का वो यूरिया है, और हम उसको 300 का मान लेते हैं। 300 का यहाँ पर बिकना चाहिए, लेकिन जो 500 रुपए में मिलता है, हमारे किसानों को काफी मशक्कत करना होता है। वो उस समस्या को हम जड़ से मिटाने का काम करेंगे, ये बिल्कुल गारंटी के साथ, एकदम 100% सिक्योरिटी के साथ, और ये हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। जी, यानी कि इसका मतलब हुआ कि आप किसानों के लिए जो सरकारी सुविधाएं दी है पैक्स के अध्यक्ष से, पैक्स के मामले से, पैक्स के माध्यम से उनको पहुंचाएंगे उनके पास। और ये जो खाद की समस्या है, इनके दाम की जो प्राइस की समस्या, आप उनको जो न्यूनतम प्राइस है वहां लाने का प्रयास करेंगे। साथ ही सिंचाई की भी बहुत समस्या है। सिंचाई के लिए हम किसानों के लिए जो मजबूती से ऑफिस में आवाज उठाएंगे, अपने अंचल कार्यालय में नहीं हो सकेगा, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, जहां भी होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका बेटा, आपका भाई एक लड़ने की क्षमता रखता है, लड़ने की चाह है, और मैं लड़ना चाहता हूं आप तमाम लोगों के लिए, तो मैं इस पर काम करूंगा और बिल्कुल खरा उतरूंगा। यानी कि आपको जहां तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा आप लड़ेंगे, लेकिन ये किसानों को, जनता को उसका अधिकार दिलाकर ही बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, यही बात पे चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये तो आपके किसानों के लिए देख लिए, ओवरऑल के देख लिए। अच्छा, शिक्षा और रोजगार पे तो हम लोग का बात हो चुका है, शिक्षा के बारे में, युवाओं के। अगला बताइए, महिलाओं के लिए क्या स्पेशल कुछ रहेगा? इसके लिए कोई योजना, कोई स्पेशल शिक्षा का स्तर क्या आपके दिमाग में वैसे कोई मैप है महिलाओं के लिए? देखिए, मैंने तमाम जो है लोगों के लिए कुछ ना कुछ अपने दिमाग में पहले से सेट कर रखा है, मेरा विजन सेट है।
और मैं महिलाओं के लिए एक एनजीओ यहाँ पर जो है मैं चलाऊंगा, जिसको ट्रस्ट भी कहते हैं ना। उस ट्रस्ट के माध्यम से हमारे महिलाओं को छोटे छोटे रोजगार, उनको गेहूं फसल काटने के लिए किसी खेत में नहीं जाना होगा, और हम लोग है जो छोटे छोटे रोजगार जैसे पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, इस तरह का जो है रोजगार यहाँ पर ट्रस्ट के थ्रू जो उनको देने की कोशिश करेंगे, जिसकी ट्रेनिंग भी हमारे यहीं पर होगी और गांव में ही, कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके हिसाब से जो उनकी मेहनत की जो मजदूरी होगी वो उनको महीने व महीने, यानी कि आप ग्राम के स्तर पे छोटे छोटे यूनिट की छोटे छोटे इकाई में कोई बिजनेस, कोई रोजगार स्थापित करने का प्रयास करेंगे, और उस रोजगार को चलाने के लिए जो स्किल चाहिए उन स्किल को भी आप प्रोवाइड करने का व्यवस्था करेंगे। हाँ, चलिए तो आगे और सवाल आते हैं। एक जनता का सवाल है आपके, और ये बहुत अहम सवाल है जिसमें आपको तटस्थता से जवाब देना है कि पंचायत के पैसे का सही उपयोग कैसे आप सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि पैसा पंचायत में आता बहुत सारा है, लेकिन वो पैसा वहां से आता है कि जनता के लिए पहुंच नहीं पाता है। इन चीज को आप कैसे सुनिश्चित करेंगे, इसमें आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं अपना विजन? जी, बहुत बढ़िया सवाल है जिनका भी है। ये जो है ना, ये तमाम लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उसके बाद चर्चा करने वाली चीज है। मैं जनता का ही राय लूंगा कि क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, और मैं देखूंगा कि इसमें से किस काम के लिए सबसे ज्यादा वोट जो है वो जनता कर रही कि नहीं ये काम ही होना चाहिए, तो मैं उस तरह का काम यहाँ पर करूंगा। बाकी जो मेंटेनेंस है, तमाम तरह के जो खर्च हैं वो जो आएंगे, उसको तो उस मेंटेनेंस के थ्रू जो काम में लगाना होगा लगाएंगे ही, लेकिन साथ ही मैं हर एक चीज के लिए जनता का राय लूंगा। हमेशा महीने महीने मीटिंग होगी हमारी, और बिल्कुल कोई भी योजना हो पारदर्शिता के साथ हिसाब भी उसका होगा कि आपके मेहनत से और आपके लगन से और आपके एक जुटाव से जो है आपने जो हमें इस जगह पर लाया है, इस कुर्सी पर दिया है, और बिल्कुल आपका दायित्व बनता है कि आप इसका हिसाब करें। आपको देखने की जो है वो बिल्कुल इजाजत है, और आप देखिए, आपको देखने का अधिकार है। यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपका रहने वाला कि सहभागिता के आधार पे हम निर्णय लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि जनता की राय सबसे कम होता है सेवा करना, और जनता की जो डिमांड, जो सबसे बड़ी समस्या है उनमें सबसे पहले आप कार्य करने का प्रयास करेंगे। जी। अच्छा, आप तो इतना कर, अगला कहता है कि अच्छा चलिए ये हुआ कि आप इतनी सारी सुविधाएं देंगे जनता को, अच्छा किसी इसके बावजूद भी जनता में कोई शिकायत हो, किसी के साथ अन्याय हुआ है, वो आपके साथ मुद्दा लेके आता है, वो अपना अन्याय अपना दुख लेके आता है, तो आप उन समस्याओं को कितना जल्दी और कैसे, मतलब कितना जल्दी उसको समाधान करेंगे? सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पंचायत का कोई भी समस्या हो, मान लीजिए किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाता है जी, तो हम पहले कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं बिल्कुल 100% यही जो है, और जिसका फैसला होगा जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक उस निर्णय को नहीं लिया जाएगा, और ये भी कोशिश रहेगी कि ये मामला थाने तक जो है वो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये मैं रखने की कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा, और जैसा होगा वैसा किया जाएगा। सारे लोग हमारे यहाँ, सारे समाज के लोग हैं, वो जैसा कहेंगे यानी कि मुख्य रूप से आपका प्रयास रहेगा कि उन समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान किया जाए, यहीं पर, और जहां तक वो ग्रामीण स्तर पे होगा जी, समाप्त किया जाए। चलिए, और एक सवाल है, आपने तो बहुत सारी जनता से हमारे वादे किए, बहुत सारा वादा कर रहे हैं, और जनता अब वादा कर रहे हैं तो वो सुन भी रही है। अच्छा, ये जनता अगर ये वादे जितने बोले काम करेंगे, अगर 1 साल के अंदर नहीं करेंगे आप, तो क्या उसकी जिम्मेवारी आप जनता के सामने आके लेंगे? हाँ बिल्कुल, इसके लिए मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ, और इसमें जो है आपको कुछ भी सोचने की, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने मात्र 6 महीने इसकी अवधि है कि आपको डेवलपमेंट अगर ना दिखे, बस 5 लोगों को आना है और सीधे हमको ये कह देना है कि ये जिस तरीके का हमने सोचा था उस तरीके का छोटू जी यहाँ पर नहीं हो सका। मैं आज ही आपके वीडियो पर कह दे रहा हूँ, मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा उस पद से। अच्छा, ये आप मतलब अपनी जिम्मेवारी को लेते हैं, और आप मुखर कर सामने आएंगे कि अगर हम कार्य नहीं कर पाते तो हम इस्तीफा दे सकते हैं। बिल्कुल देंगे जी। तो चलिए, और अगला है, अच्छा एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इतना होने के बाद भी लोग आपको वोट क्यों दिए? आप में ऐसा क्या खास गुण है जो लोग आपको वोट दे? मैं चाहता हूं कि लोग पहले जो है पुरानी मानसिकता से निकले जी। जैसा कि आप जानते हैं
कि हम जब भी चुनाव आता है यहाँ पर पैसे, दारू, तमाम चीजें धड़ल्ले से जनता को जो बांटा जाता है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, चुनाव जो है वो पैसे लूटने या लुटाने का अवसर नहीं है, या दारू लूटने और लुटाने का अवसर नहीं है। ये वह अवसर है जो आपके भविष्य को तय करता है कि आप किस दिशा में जाएंगे। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ, और आपका बेटा, आपका भाई एक इतिहास बनाना चाहता है, क्योंकि अभी तक मैंने जीवन में अपना कुछ भी नहीं किया है, और मैं यहीं से हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति से सम्मानित हमारा पंचायत हो, ठीक है। और इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, ये मौका मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप में मौका नहीं दे रहा, और ना ही मैं आपसे मांग रहा हूँ, मैं सीधे पूरी जनता को एक मौका देना चाहता हूँ कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक मौका है कि आप विपरीत से ठीक दिशा में जा सकते हैं, ठीक है। वो छोटू यादव आपको लेकर के चलेगा, और इस बार अगर मैं मुखिया बन जाता हूं मैं यहाँ का, मैं ये तमाम लोगों से गारंटेड कह देता हूं कि अगले बार मैं आपको एमएलए बन के दिखाऊंगा, और मैं फिर 35 में बैठ के आपकी सेवा करूंगा। जी जी, इसका मतलब हुआ कि आप सबसे पहले इसलिए वोट करेंगे क्योंकि अपनी जनता के अधिकार के लिए खूब लड़ेंगे, और अपने पंचायत के विकास को आप इतना करेंगे कि लोग खुद अगली बार कहेंगे कि आप मुखिया का चुनाव मत लड़िए, आप एमएलए का चुनाव या दूसरा कोई चुनाव आप इससे बड़े स्तर पे लड़िए। जी बिल्कुल, यही आप चाह रहे हैं। साथ ही एक दो लाइन और है, साथ ही जितने भी कैंडिडेट अभी मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं जी, मैं उन तमाम लोगों से कह देना चाहता हूं कि आप जो है फिजूल का खर्च इस बार पंचायत में ना करें, और तमाम लोगों से यह भी अपील है कि मेरे मुखिया बन जाने के बाद, ठीक है, ये तो भविष्य की बात है, जनता क्या करेगी नहीं करेगी, अगर जनता मुझे बनाती है तो वो तमाम जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब लोग मेरी गलती ढूंढने में लग जाएं कि छोटू कहाँ गलती कर रहा है। अगर आपने एक भी गलती मेरी दिखा दी प्रूफ करके कि ये आपने गलती, या आपने भ्रष्टाचार किया, या आपने घुसपैठी किया, रिश्वतखोरी की है, मैं उस दिन इस्तीफा दूंगा। मैं आज ये वीडियो, जब तक ये जीवन है, जब तक ये इंटरनेट रहेगा, तब तक ये वीडियो पड़ा रहेगा, आप कभी भी इसको उल्टा के देख सकते हैं। इस बात में जो अभी बोले आप, एक बहुत खास बात बोले जिसको मैं नोट कर रहा था जी, कि ये चुनाव के टाइम में जो फिजूल के खर्चे के बाद, यानी कि मुर्गा, दारू, ये सब जो होता है करप्शन इधर उधर करने वाला, खैर इस बात से तो सच में चुनाव पे असर पड़ता है, क्योंकि आप अभी चुनाव का मौसम है, आप दारू, मुर्गा या कुछ पैसे लेके आप वोट तो दे देते। अब बताइए, एक कैंडिडेट के तौर पे जो पैसे खर्च करेंगे, अगर मैं कैंडिडेट होता, मैं पैसे खर्च करूंगा, भाई पैसे खर्च करूंगा तो पैसे निकालूंगा भी, तो आप पैसा निकालने के लिए कहाँ जाऊंगा? जब मैं जनता पे पैसा खर्च किया तो कल जनता के अधिकार मार के पैसा लूंगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बातें आखिर यहाँ की जनता को कब समझ में आएंगी। हालांकि अब इस बार हम समझाने आपको आ रहे हैं कि आप किसी से अगर 5 रुपए लेते हैं किसी भी कैंडिडेट से, तो उस 5 रुपए को आपको उसके रीजन में 5 साल में आपको 10 बार वो 5-5 रुपए आपको देने पड़ेंगे। ये आप गांठ मार। हाँ, यही बात मैं भी लास्ट में करता हूँ कि अभी आप चुनाव के समय अगर पैसे लेके खा पी के इधर उधर करके चुनाव में वोट देंगे, तो आपको पिछले 5 सालों में उन सब का अदा करना होगा, और उनसे 5 गुना रिटर्न आपको भरना होगा। यही बात मैं भी बोला। अगला आपके सवाल आता है मुझका कि ऐसा तो एक क्वेश्चन है जो जनता का ही है, जो जनता का आम सवाल है, और ज्यादातर कहता आपके वादे और पुराने नेता के वादे में फर्क क्या है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आपका जो वादा कर रहे हैं और जो पुराने हमारे नेता है उनके वादे में, दोनों में फर्क क्या है? तो आप पर भरोसा क्यों करें? यानी दोनों में फर्क क्या है बताइए। फर्क ये है, रीजन फर्क ये है कि देखिए, बात वादों का नहीं है, और ऐसा कोई शब्द इन नेताओं ने नहीं छोड़ा है। मैं ग्राउंड लेवल से लेकर के और सदन तक की बात मैं कर रहा हूँ। जी जी जी, बताइए। जितने भी नेता हैं उन्होंने एक भी शब्द ऐसा नहीं छोड़ा है जो जनता से कहा हो और उस शब्द को बाद में बदनाम ना किया हो, उसके साथ गद्दारी ना की हो। इसलिए मैं वादों पर नहीं, मैं बिल्कुल, आप ये जो है श्योरिटी रखिए, आप अपने बेटे पर, भाई पर विश्वास रखिए कि हम सबसे अलग और सबसे नया और सबसे आगे चलने वाले हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ आएंगे जाएंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको ये कह देता हूँ, मेरे एक भी सवाल का जवाब किसी कैंडिडेट के पास नहीं है, आप ये जान लीजिए। यानी कि औरों से आपका बहुत सारा सोच है, आप पर लोग, जनता भरोसा कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक क्वेश्चन बहुत तीखा सवाल है, जो कि बहुत अच्छा सवाल है हमारे नज़र में, जो जनता के बीच से ही आया है। कहते हैं पंचायत के फंड में अक्सर गड़बड़ी की शिकायत है, जो पंचायत फंड में सरकारी पैसा देती है उस पैसा में बहुत सारा गड़बड़ी आता है, इनकी समस्या आती है। तो आप इसमें पारदर्शिता कैसे लगाएंगे, मतलब इसमें कैसे कम करेंगे इसकी?
गड़बड़ी को, समस्या को आप कैसे करेंगे काम? देखिए, गड़बड़ी शुरू धीरे धीरे से होती है, ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी अच्छे पद पर हैं, किसी पदाधिकारी ने आपको कोई काम दिया, ठीक है, वो आपके फंड में आ गया। अब आपका विचार है कि इसमें मान लीजिए कि 60-40 का रेशियो हम कर लेते हैं, उसमें से 20% आपको उस पदाधिकारी को भी देना होगा। तो जो लोग पहले से इस तमाम चीजों में लिप्त हैं, वो कुछ जानबूझकर भी कितना भी कोशिश कर लेंगे, वो इससे निकल नहीं पाएंगे। उनको जो है वहां उनका आवाज दबकर ही रहेगा, क्योंकि उसको आपकी सच्चाई पता है, सच्चाई आपकी पता है। तो मैं शुरू से ही उन तमाम लोगों से, मुझे प्रतिनिधि बनाकर लोगों ने भेजा है, कोई मजाक वाली बात थोड़ी है। वो तो खैर जिम्मेवार, आप जनता के सर्वर हैं, मैं आपकी बात में क्यों रहूं? मैं मजबूती से हमेशा जनता के लिए लड़ूंगा जी, और हमेशा ये पारदर्शिता होगी, क्योंकि मैं 100% काम करके जनता को बताऊंगा। और यही तो एक आश्चर्य करने वाली बात है कि आखिर ये छोटा सा आदमी ऐसा करने कैसे चलाए। ये सिर्फ एक ईमानदारी के बदौलत किया जा सकता है, और अन्यथा इसका कोई जो रास्ता दूसरा नहीं है। यानी कि आप सिर्फ बोलकर राजनीति करने वाले नहीं है, बोल के दिखाने वाले नहीं है, करके आप दिखाएंगे, आप गारंटेड कर रहे हैं। चलिए, और एक सवाल है जो कि बहुत अच्छा सवाल है कि आप जो दे रहे पिछले प्रतिनिधि, जो अभी चुनाव है, या जो पिछले प्रत्याशी या जो भी है, कोई चीज है पर, उसने क्या गलती किया, और क्या आप आगे वो गलती नहीं दोहराएंगे? ये चीज, जैसे उसने क्या गलती किया जिसके कारण से आप और पूरा आम जनता असंतोष है, और आप आगे क्या वैसा गलती क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? देखिए, क्या नहीं करेंगे जी जी, देखिए, गलती क्या है और नहीं है ये सब जनता जान रही है जी। ये हमें आपके नजर में बताएं कि जैसे कि पिछले सरकार में ये चीज मिस्टेक हुआ है उनके कामों में, मैं कोशिश करूंगा कि इन पे पूरा मजबूती से बने रहूं। मैंने जो भी बातें आपको बताई है जी, वो आज तक वो उन काम को जो मजबूती से यहाँ पर नहीं किया गया है। और ये जनता को आप बेवकूफ समझने का काम मत कीजिए, जनता बहुत होशियार है, जनता को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तमाम लोगों को दिख रहा है क्या है नहीं है, तो अब इस पर टिप्पणी मैं चाहता हूँ कि ना ही करो। तो चलिए अगला सवाल तो लेते हैं आप सर। ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है, चुनाव जीतने के बाद नेता गायब हो जाते हैं, और हमारा जनता इससे परेशान है। कहीं आप भी तो जीतने के बाद नहीं गायब हो जाइएगा? गायब से जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। गायब से जैसे कुछ नहीं, जनता के मुद्दों का ध्यान नहीं रखने, उनकी समस्याओं का ध्यान नहीं, उनसे 5 साल में एक बार मिलने के लिए आता है, बीच बीच में उसका कोई दुख कोई समस्या सुनने के लिए नहीं जाता, उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं जाता है, ऐसा बात है। मैंने अभी आपको 6 महीने की बताई बात कि भाई कम से कम 6 महीने का आपको समय देना होगा, और उसके बाद किसी को भी 1% मेरे प्रति अगर नाराजगी हो कि ये मुखिया के प्रतिनिधि हैं और इन्होंने ऐसा नहीं किया, आगे आप हमको बताइए। चलिए, ये सवाल तो हो गया। और बिना ये सब किए नहीं जो है वो प्रूव किया जा सकता है, समझे? तो किसी को ऐसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है ना? तो चलिए, इस कड़ी का आपसे आखिरी सवाल है कि लोग कहते हैं चुनाव सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ा जाता है, आप इसको कैसे देखते हैं? आप अपनी नजरिया बताइए इस पर। देखिए, मेरे लिए चुनाव कुर्सी के लिए नहीं है, मेरे लिए चुनाव मेरे जीवन के लिए है। मैं अपने जीवन में बस इतिहास एक बात बनाना चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ तो बाजार में मेरी तस्वीर बिके, लोग जाने कि ये लोग कैसा था, ये व्यक्ति कैसे थे, बस यही मेरी इच्छा है। और मैं कुर्सी के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये बात समझने की जरूरत है, और तमाम लोगों को मैं कहता हूँ समझनी चाहिए आपको, और आप इस इतिहास में अपना हिस्सा, अपना योगदान दीजिए। अब तो हम लोग समापन की ओर बढ़ रहे हैं, आप 1 मिनट मेरे दर्शकों से बात कर सकते हैं, अंतिम असर आप डाल सकते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे अंतिम रूप से आप जनता को? हमारी अंतिम रूप से हम यही कहेंगे कि देखिए, जितने भी कैंडिडेट आप देख रहे हैं, किसी के पास अगर कोई हमारे यहाँ की जनता है, अगर 10 लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उसका सॉल्यूशन जो विधायक से होगा या उसका सॉल्यूशन सांसद से होगा, तो आप अपने नज़र से फैसला करके बताइए कि कौन आपके लिए लड़ सकता है, कौन बोल सकता है, क्या कर सकता है। आप नेता चुनिए, ठीक है, नेता चुनिए, गद्दार मत चुनिए, मैं यही कहूँगा। और गद्दार क्या है और कौन है वो सब लोग जान रहा है। चलिए, तो ये थे हमारे छोटू यादव जी, जिनके विचार और सहयोग और कार्यों के बारे में हम लोग जाने। फिर इसी तरह आगे हम लोग और सारे नेताओं का विचार इसी तरह आप लोगों के बीच लेकर आते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और अपना विचार कमेंट में जरूर टैग करें। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। चलिए छोटू जी।